Hello and good morning, everyone. In our today's class of economics, we are going to discuss part 2 of chapter 2, that is ordinal approach. हम start करने वाले हैं ordinal approach of consumer equilibrium. अभी तक हमने cardinal approach को cover कर लिया है. Cardinal approach कहती थी कि consumer अपनी satisfaction को numbers में measure कर सकता है. Ordinal approach number 2 approach है. ये real life की approach है. ऑर्डिनल अप्रोच कहती है एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर नहीं कर पाता. हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं आपको पूछूं कोल्ड ड्रिंक ऑरेंज लोगी कि ब्लैक, ऑरेंज मतलब फेंटा या मिरिंडा, ब्लैक मतलब कोक या थम्स अप, तो आप जो आंसर दे रहे हो वो आंसर दे रहे हो आप अपनी प्रेफरेबिलिटी के अकॉर्डिंग. इट मींस अगर आपने ब्लैक बोला तो आपको ऑरेंज के कंपैरेटिवली ब्लैक ज्यादा पसंद आती है, राइट? तो हम रियल लाइफ में रैंक्स देते हैं ना कि नंबर्स लगाते हैं. मैं बोलूं कि मुझे किटकैट डेयरी मिल्क की कंपैरेटिवली ज्यादा पसंद है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मैं 10 में से 10 मार्क्स किटकैट को दे रही हूँ और 8 मार्क्स को डेयरी मिल्क को दे रही हूँ 8 मार्क्स. ये कार्डिनल अप्रोच थी. यहाँ पे तो अप्रोच कहती है कि कंज्यूमर सिर्फ रैंक दे देगा और रैंक देके बता देगा कि उसको 2 कमोडिटीज में से कौन सी कमोडिटी ज्यादा पसंद आ रही है. तो ऑर्डिनल अप्रोच सेज दैट consumer cannot measure the satisfaction in numerical terms. He can only rank the satisfaction. क्या कर सकता है, रैंकिंग दे सकता है. क्या ये सबको समझ आ गया? ऑर्डिनल अप्रोच दी थी प्रोफेसर हिक्स ने, याद रखना है. कार्डिनल दी थी मार्शल ने. ऑर्डिनल अप्रोच वाज गिवन बाय प्रोफेसर हिक्स. क्या कहता है, सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर नहीं कर सकते. व्हाट कैन वी डू, वी कैन ओनली रैंक द कमोडिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेटिस्फैक्शन लेवल. आगे बढ़िए, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस सेट. सुनिएगा ध्यान से. ऑर्डिनल अप्रोच का पहला कंसेप्ट है इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व. कर्व बनेगा किससे, सेट से. बहुत इजी है. देखिए इंडिफरेंस सेट क्या है, दो गुड्स के ऐसे अलग अलग बंडल जो मुझे सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना. सपोज आपके पास डेयरी मिल्क है और किटकैट है, ठीक है. मैंने आपके सामने 4 बास्केट्स रखे हैं, 4 छोटे छोटे बास्केट्स रखे हैं, जिनमें कौन कौन सी चॉकलेट्स है, 2 ही चॉकलेट्स है. कौन कौन सी, डेयरी मिल्क और किटकैट. अब देखिए, एक बास्केट ऐसा है जिसमें 2 डेयरी मिल्क और 4 किटकैट है. सेकेंड बास्केट ऐसा है जिसमें 3 डेयरी मिल्क और 3 किटकैट है, और एक में 4 डेयरी मिल्क और 2 किटकैट है. अगर मैं आपको कहूं एज अ कंज्यूमर कि मुझे ये तीनों बास्केट सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, ये तीनों बास्केट क्या कर रहे हैं, सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, तो ये जो तीनों सेट बने कौन कौन से, 2 डेयरी मिल्क एंड 4 किटकैट, 3 डेयरी मिल्क 3 किटकैट, 4 डेयरी मिल्क एंड 2 किटकैट, ये सेट बन जाएंगे इंडिफरेंस सेट. ऐसे सेट 2 कमोडिटीज के जो कंज्यूमर को एक जितना सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. मैं कहूं कि मैं 1 घंटा बिजनेस पढ़ा लूं चाहे 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ा लूं, मुझे एक जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है. इट मींस आई एम इनडिफरेंट बिटवीन दीज 2 सब्जेक्ट्स. मुझे दोनों एक जितना सेटिस्फैक्शन देके जा रहे हैं. So the bundles of commodities which offer same level of satisfaction to the consumer are treated as indifferent sets. Is it clear to everyone? जब मैं ऐसे बहुत सारे सेट्स को एक कर्व पे प्रेजेंट कर देती हूँ तो वो जो कर्व होता है उस कर्व को इंडिफरेंस कर्व कहते हैं. क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व. शॉर्ट नेम है इसका आईसी. आईसी, इंडिफरेंस कर्व. आईसी का मीनिंग सुनिए. इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. एक ग्राफ है, सिर्फ सुनिए. इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of all possible combination of 2 goods. कितने goods, 2 goods which offers same level of satisfaction to the consumer. जो कंज्यूमर को एक जितना सेटिस्फैक्शन देंगे. 2 गुड्स के वो सभी कॉम्बिनेशंस जो एक कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं, जब उन कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पे बनाते हैं तो उस ग्राफ को क्या कहते हैं,
इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इज इट ओके टू एवरीवन? टेबल बनाना सीखिए, एक बार ही सिखाऊंगी, सबको याद हो जाना चाहिए, लॉजिक और ट्रिक दोनों चीजें। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि आप 2 गुड्स का कंजप्शन कर रहे हो। कितने गुड्स का? 2 कमोडिटीज का। एक टेबल बना रहे हो, इसकी ट्रिक समझ लीजिएगा, बाद में आप टेबल खुद आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कॉम्बिनेशंस, यहाँ पे मैं लिखूंगी गुड एक्स और यहाँ मैं लिखूंगी गुड वाई। हमें अगर विद आवर लिमिटेड इनकम एक चीज के कंजप्शन को बढ़ाना है सीधे बैठो, तो दूसरे के कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 गुड्स ले रहे हैं। इकोनॉमिक्स का रूल है, जिसको इंक्रीज करते हैं ना उसको 1 यूनिट से इंक्रीज करते हैं। कितनी कितनी यूनिट से? 1, ताकि हमारी स्टडी इजी हो और हमें आराम से समझ आए कि कैसा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अब बहुत दिमाग से सुनना, क्योंकि थोड़ा सा रिलेटेड है कार्डिनल अप्रोच से, तो जिन बच्चों ने नहीं किया उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। मैं यहाँ लिख रही हूँ कॉम्बिनेशंस A B C D। सपोज शुरुआत में मैं गुड वाई की कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रही थी? 15 और एक्स की 1। अब आप मुझे ये बताइए, जो चीज आपके पास होती है वो अच्छी लगती है या जो नहीं होती वो अच्छी लगती है? जो नहीं होती वही अच्छी लगती है। मैं अगर ड्रेस लेके आ गई ना मेरी पसंद की, और मेरी सिस्टर अपनी पसंद की, शॉप पे तो मुझे मेरी वाली पसंद आई थी, घर जाके मुझे दीदी वाली पसंद आती है कि यार वो ज्यादा अच्छी लग रही है। जो चीज हमारे पास कम होती है ना हमेशा हमें वही पसंद आती है। कहते हैं ना दूसरे की थाली में घी ज्यादा ही दिखता है, हमें यही लगता है वो हमसे ज्यादा खुश है, ज्यादा सेटिस्फाइड है, राइट? तो ऐसे ही कंज्यूमर के साथ होता है, जो चीज उसके पास कम है वो तो उसको ज्यादा अच्छी लग रही होती है, और जो ज्यादा है उसकी वैल्यू ही नहीं होती। ऐसा ही होता है, जो चीज बहुत ज्यादा होती है उसकी तो वैल्यू ही नहीं होती। तो अब अगर कंज्यूमर को इसकी एक और यूनिट लेने का मौका मिलेगा तो वो इसका अच्छा खासा सेक्रीफाइस कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे गुड एक्स ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे गुड एक्स ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो पहले कंज्यूमर ने एक्स की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए वाई की 5 यूनिट का सेक्रीफाइस कर दिया। कितनी यूनिट्स का? 5। अब y की एक और यूनिट आ गई, एक और यूनिट आई तो अगली यूनिट उतनी अच्छी लगेगी या थोड़ी कम? हमने रसगुल्ले की बात की थी कार्डिनल अप्रोच में, 2 रसगुल्ले खा लिए, तीसरा वाला उतना ही बढ़िया लगेगा या थोड़ा कम? थोड़ा कम। तो अब जब मैं y की 3rd यूनिट लेने जाऊंगी तो मैं x का सेक्रीफाइस पहले के कंपैरेटिवली कुछ कम करूंगी या ज्यादा? कम सेक्रीफाइस करूंगी, पर पहले के कंपैरेटिवली कुछ कम। क्यों कम? क्योंकि जब मैं x का एडिशनल कंजप्शन करूंगी तो मुझे उससे सेटिस्फेक्शन भी थोड़ा सा कम ही मिलेगा। ये हमने कार्डिनल अप्रोच में लॉ ऑफ बीएमयू में पढ़ा था। देखिए 3rd यूनिट पे आई तो मैंने 4 ही यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया। पहले मैंने कितने का किया था? 5 का। y की 5 यूनिट छोड़ दी इन ऑर्डर टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x। अगली बार मैंने x की 1 यूनिट के लिए y का कितना सेक्रीफाइस किया? 4 का। अगली बार कितना करूंगी? 3, कुछ कम, कंपैरेटिवली कुछ कम, एंड नेक्स्ट टाइम और कम। 8। चलिए, तो ये इंडिफरेंस कर्व का एक टैब्यूलर प्रेजेंटेशन है, इसके बेसिस पे कर्व बनाएंगे। समझिए लॉजिक इसका बहुत अच्छे से। कंज्यूमर को गुड एक्स का कंजप्शन बढ़ाते जाना है। क्या करना है? गुड एक्स का, ध्यान सबका इधर, अटेंडेंस सर ले रहे हैं, है ना, आपको नहीं ले। कंज्यूमर को गुड एक्स का कंजप्शन बढ़ाना है, उसको वाई को कम करना ही पड़ेगा। एक्स उसके पास नहीं है तो उसको बढ़ाने के लिए पहले तो वो वाई की 5 यूनिट छोड़ देता है। अब जैसे जैसे एक्स उसके पास आता रहेगा गुड एक्स उसको कम पसंद आएगा, क्योंकि जो चीज हमारे पास हमें मिलने लग जाती है हमें धीरे धीरे उससे सेटिस्फेक्शन कम होने लगता है। तो गुड एक्स जब हमें कम पसंद आएगा तो हम उसकी हर एडिशनल यूनिट के लिए y का सेक्रीफाइस पहले के कंपैरेटिवली क्या करेंगे? लेस करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सेंटेंस सुनिए, अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ गुड y फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x। लॉजिक समझ आया सबको? क्योंकि x की एडिशनल यूनिट अब मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही जितना पहले वाली ने दी। एक और टेबल बना के दिखा देती हूँ।
2 गुड्स होने जरूरी है, आप किसी को भी 0 नहीं कर पाओगे। कुछ भी वैल्यूज ले सकते हो, अपने हिसाब से टेबल बना सकते हो। मैंने यहाँ ले लिया गुड एक्स की 1 और वाई की 10। सबसे पहले मैंने गुड एक्स की सेकेंड यूनिट के लिए वाई की 4 यूनिट्स का सेक्रीफाइस कर दिया, फिर 3 का सेक्रीफाइस कर दिया, 6 - 3 करके 3 ले आई, फिर 2 का कर दिया और यहाँ 1 किया, तो मेरी टेबल यहीं स्टॉप हो जाएगी। ये टेबल मुझे बताना चाहती है कि कंज्यूमर को 1x और 10y से, 2x और 6y से, 3x और 3y से, 4x और 1y से सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एक जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कंज्यूमर अगर y की 10 यूनिट और x की 1 यूनिट लेता है तो भी उसको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना x की 4 यूनिट और y की 1 यूनिट से मिल रहा है। तो ये चारों आपके इंडिफरेंट सेट है। व्हाट विल वी कॉल दीज सेट्स? इंडिफरेंट सेट्स। A consumer is indifferent among these sets. Is it okay to everyone? अब इस टेबल को जब हम ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं, मैं ये वाली नहीं करके 15 वाली प्रेजेंट कर रही हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे आप। कुछ भी वैल्यूज ले सकते हो। मैंने पहले 20 ले लिया, फिर पहले 5 का सेक्रीफाइस, 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, इससे ज्यादा नहीं। कोई भी गुड 0 तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है? 2 गुड्स का कंजप्शन जरूरी है। अब देखो मैं यहाँ पे वो ई कॉम्बिनेशन वाली टेबल बनाती हूँ, 5 तक ये, और ये 15, 10, क्या लिखूं आगे? बस, इसको 0 तो नहीं कर सकते। चलिए देखिए, मैं y एक्सिस पे स्केल ले लेती हूँ 3, 3 का, 3 की टेबल बन रही है, 3, 3 का स्केल ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15। ये y एक्सिस है, यहाँ मैंने गुड y लिया है, ये x एक्सिस है, यहाँ मैंने गुड x लिया है। 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल गैप के साथ। ये तो आप सबको आता ही है ना, मैथमेटिक्स में बनाया है। बोर्ड विजिबल है क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को पूरा साइड तक? चलिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। x की 1 यूनिट और y की 15 यूनिट्स, यहां आ जाएगा मेरा पहला पॉइंट। x की 1 यूनिट, y की 15 यूनिट्स। सेकेंड, x2 एंड y 10, 12 में 10, इस टेबल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो x2 y की 10 यहां। सेकेंड पॉइंट यही आएगा, थोड़ा सा इधर बोर्ड पे है, बाकी आप अपने रजिस्टर में बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। थर्ड कहां करूं प्लॉटिंग? x की 3 और y की 6, ये y का 6 और ये x का 3। फोर्थ, x4 एंड y3, x4 y3, एंड फिफ्थ x5 एंड y1, ये y की 1 यूनिट और ये x की 5 यूनिट। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आपका कर्व स्ट्रेट तो नहीं आएगा, कैसा आएगा? कॉन्वेक्स। ये ऐसा बनेगा, देखिए ऐसी शेप बन रही है क्या? इसी तरीके की शेप बन रही है, इस शेप को कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व। कैसा कर्व? कॉन्वेक्स। तो ये एक इंडिफरेंस कर्व है, इसके आगे लिख दिया जाता है आईसी। इनको ज्वाइन भी कर दिया जाता है प्रॉपर। आपने सेकेंड यहां लगाया है, थ्री है नहीं, 1 नेक्स्ट है। ये क्या शो कर रहा है देखिए, फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ गुड वाई। हर बार पहले से कम सेक्रीफाइस है, एक यूनिट बढ़ानी थी तो इतना सेक्रीफाइस किया, एक और बढ़ानी थी तो इतना ही किया, और बढ़ानी थी तो कुछ कम, और आगे गए तो और कम। अब इस आईसी की मैं आपको 5 प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे।
प्रॉपर्टी नंबर 1, ये ओरिजिन है। अब आप देखिए ये ओरिजिन से नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है? ओरिजिन की साइड से नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? नीचे की साइड आ रहा है। ओरिजिन से ऑब्जर्व कीजिए, ऐसे नीचे तो आया, ओरिजिन की साइड से बोला मैं, इधर से ऑब्जर्व करना है, इधर से ऑब्जर्व किया तो देखा कि ये इधर से नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। अगर कर्व ऐसा होता है तो ये ओरिजिन की साइड से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें ओरिजिन से ऑब्जर्व करना है। ये रहा हमारा ओरिजिन। यहां से अगर कोई कर्व नीचे आता है तो एक ही रीजन होता है उसके पीछे, अपोजिट रिलेशन बिटवीन कमोडिटी वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस एंड वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस। मतलब x को इंक्रीज करना है तो y को डिक्रीज करना ही पड़ेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है आईसी की, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा स्लोपिंग है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। रीजन क्या है? बिकॉज एवरी टाइम टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, a consumer will have to sacrifice some units of good y. I repeat, every time for increasing the consumption of good x, x का कंजप्शन बढ़ाने के लिए कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा? y का कंजप्शन कम करना पड़ेगा। इसलिए आईसी कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये जो आईसी मुझे दिख रहा है ये कॉन्वेक्स नेचर का है। कैसा है? कॉन्वेक्स। कोई भी कर्व इकोनॉमिक्स में कॉन्वेक्स कब होता है? जब उसका स्लोप डिक्रीजिंग होता है। इट मींस जब उसको x को बढ़ाने के लिए y का लेस एंड लेस सेक्रीफाइस करना पड़ता है या वो करना चाहता है। आप देखिए x को बढ़ाने के लिए वो y का हर बार पहले से कम सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर कोई आपको पूछ ले आईसी कॉन्वेक्स क्यों है, तो आपका स्टेटमेंट होगा बिकॉज every time for increasing the consumption of good x, consumer is ready to give up less and less units of good y. वो y का पहले से कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा इसलिए। और ऐसा क्यों कर रहा है वो? because every additional unit of good x is offering him less and less additional satisfaction. additional तो कम ही मिलेगा, ये हमने लॉ ऑफ डीएमयू में पढ़ा था। ये क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, क्या मेरा आईसी एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस को टच कर रहा है? क्या यहाँ पे मैंने एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस को टच करवाया? क्या यहाँ करवाया? कर सकता है क्या? क्यों? क्योंकि टू गुड्स का कंजप्शन है मिनिमम। आईसी नेवर टचेस एनी एक्सेस, ना तो वाई एक्सेस को टच करता है ना ही एक्स एक्सेस को टच करता है। आईसी कभी किसी भी एक्सेस को टच नहीं करता। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है बिकॉज इट इज ड्रॉन ऑन द अजम्पशन ऑफ कंजप्शन ऑफ मिनिमम टू गुड्स। दो गुड्स का कंजप्शन हो रहा है, एक भी कमोडिटी जीरो नहीं हो सकती। जीरो नहीं हो सकती तो मेरा आईसी कभी भी किसी एक्सेस को टच नहीं कर सकता। एक असर्जन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे। असर्जन में आपको लिख के दे दिया इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एनी एक्सेस, उसके पीछे अगर रीजन दे दिया कि because IC is drawn on the assumption of minimum consumption of two goods, तो ये सही रीजन है। इसके अलावा और कोई भी रीजन लिख के दे देंगे तो गलत रीजन होगा। क्लियर है? आईसी की प्रॉपर्टीज में से असर्जन रीजन क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट देखिए, तीन प्रॉपर्टी बता दी। नंबर 1, आईसी कैसा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। रीजन क्या है? एवरी टाइम फॉर इंक्रीजिंग गुड एक्स कंज्यूमर विल हैव टू सेक्रीफाइस गुड वाई। सिर्फ इतना ही लिखना है फर्स्ट में। सेकेंड, कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि एवरी टाइम फॉर इंक्रीजिंग द कंजप्शन ऑफ गुड एक्स कंज्यूमर विल सेक्रीफाइस लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ गुड वाई। एक्सेस को टच क्यों नहीं करता? बिकॉज इट इज ड्रॉन ऑन assumption ऑफ कंजप्शन ऑफ टू गुड्स। नंबर 4 और नंबर 5 सुनिए। नंबर 4 कह रहा है हायर आईसी ऑफर्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैं आपके सामने एक इंडिफरेंस मैप बना रही हूँ। ये मैंने 3 अलग अलग आईसी बना दिए, IC1, IC2, IC3। यहाँ गुड वाई होगा, यहाँ एक्स गुड होगा। कौन से आईसी में ज्यादा गुड्स है? ऑब्वियसली IC3। अगर मैं किसी भी पॉइंट को ले लेती हूँ
इनके सेंटर पॉइंट्स को लेने की कोशिश करते हो। IC1 में इतने ही गुड्स है, IC2 में कंपैरेटिवली ज्यादा और IC3 में और ज्यादा। तो हायर IC में हायर गुड्स है, मोर गुड्स है, मोर गुड्स है तो डेफिनेटली इट विल ऑफर यू मोर सेटिस्फेक्शन। तो एक प्रॉपर्टी ये है, हायर IC ऑफर्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो IC इंडिफरेंस मैप में जितना ऊपर होगा वो आपको उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो ये पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को? हायर IC ऑफर्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग मोर गुड्स, मोर कमोडिटीज और मोर यूनिट्स। गुड्स नहीं कहेंगे क्योंकि गुड्स तो दो ही है, मोर यूनिट्स ऑफ टू गुड्स, ठीक है, ये कहेंगे। आगे देखिए, एक और प्रॉपर्टी है, IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। ये क्यों, ये समझिए। मैंने अगर ये एक IC बनाया और ये दूसरा IC बनाया, तो इस IC के सभी पॉइंट्स पे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। IC का तो मतलब ही यही है, एक ऐसा कर्व जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देने वाले बंडल्स को रिप्रेजेंट करता हो। तो इसके हर पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा? सेम होगा। और हायर IC के सभी पॉइंट पे सेम ही होगा। अब अभी हमने पढ़ा ऊपर वाला IC ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो क्या मैं इस IC को इसके टच कर सकती हूँ क्या? इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, जो पॉसिबल नहीं। 2 IC अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, इसलिए कभी भी वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन वुड मीन कि यहाँ पे सेम सेटिस्फेक्शन आ गया, जो पॉसिबल नहीं है। देखो ऐसे नहीं बन सकते, ये बनाया और ये ऐसे बना दिया, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है इस पॉइंट पे IC1 और IC2 का सेटिस्फेक्शन सेम है। ऐसा रियलिटी में कभी हो नहीं सकता। दो IC अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, सेम लेवल नहीं देंगे, इसलिए दो IC कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे। इनका पैरेलल होना जरूरी नहीं है। अब ये ऐसे बनाया तो दूसरा ऐसे ही बनना कंपल्सरी नहीं है, आपका सेकेंड IC ऐसा भी बन सकता है, बस कॉन्वेक्स होना चाहिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। Now let's just recall the things which we have discussed in our class. Have a look everyone. We have started with the concept of ordinal approach given by Professor Hicks. According to him, consumer can only rank the satisfaction. क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ रैंक दे सकता है। फिर हमने इनका पहला कंसेप्ट पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट। इंडिफरेंस सेट क्या होता है? Sets of two goods which offer same level of satisfaction to the consumer. एक जैसा ही satisfaction देंगे, same level of satisfaction देंगे। फिर उनको हमने ग्राफ पे प्रेजेंट किया। टेबल बनाते टाइम कितने कॉलम्स बनाओगे? 3 कॉलम्स। कौन कौन से? कॉम्बिनेशंस, गुड एक्स, गुड वाई। गुड एक्स को तो 1 यूनिट से इंक्रीज करना है, कंफ्यूजन रखना ही नहीं। गुड वाई का हमेशा पहले के कंपैरेटिवली लेस सेक्रीफाइस करना है। शुरुआत में 5 यूनिट का कर दिया तो आप सेक्रीफाइस करोगे 4, फिर 3, फिर 2, ठीक है, फिर हो सकता है 1, तो सेक्रीफाइस लेस एंड लेस करना है। 5 प्रॉपर्टीज ऑफ IC। नंबर 1 थी कि IC कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। रीजन क्या था? X को बढ़ाओगे तो Y को कम करना ही पड़ेगा। नंबर 2 IC था कॉन्वेक्स। रीजन था एवरी टाइम फॉर इंक्रीजिंग गुड X, कंज्यूमर विल गिव अप लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ गुड Y। नंबर 3 था IC नेवर टचेस एनी एक्सेस, किसी भी एक्सेस को टच नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 2 गुड्स का कंजप्शन है। नंबर 4 था जितना ऊपर आपका IC है उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन, क्योंकि उसमें यूनिट्स ज्यादा। नंबर 5 था 2 IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि इंटरसेक्शन का पॉइंट कहेगा कि सेम सेटिस्फेक्शन है, जो पॉसिबल नहीं है। आज का लास्ट टॉपिक देखिए, IC का स्लोप निकालना सीखते हैं। कॉम्बिनेशंस, गुड एक्स, गुड वाई, और यहां पे मैं लिख रही हूं स्लोप। पूरी इकोनॉमिक्स में किसी भी कर्व की स्लोप का बहुत आसान फॉर्मूला है, स्लोप ऑफ द कर्व। पूरी इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या मैं कह दूं सेक्रीफाइस अपॉन गेन, सेक्रीफाइस अपॉन गेन।
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। देखिए यहाँ पे मैं अगर कॉम्बिनेशंस की बात करूं, एक्स की क्या यूनिट्स लिखूं बताइए, वाई की क्या लिखूं, अगर यहाँ 15 लिखती हूँ तो क्या लिखूंगी, 6। पहले में मुझे नहीं पता कि x की एक यूनिट के लिए मैंने y का कितना सेक्रीफाइस किया, डैश रहेगा स्लोप हमेशा फर्स्ट लेवल पे। अब आप बताइए मुझे x की 1 यूनिट को गेन करने के लिए मैंने y की कितनी यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, 5। तो मेरा स्लोप रहेगा 5:1। अगर मैं रेशियो में बात करूं तो 5:1 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, y रेशियो x, तो y है 5 और x है 1। सेकंड पे 4:1, x तो अभी भी 1 ही है। थर्ड पे 3:1, 2:1। ये है मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसका निकनेम है, क्या निकनेम है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहां लगा देते हैं छोटा सा XY। MRS XY बताता है कि कंज्यूमर गुड X के एडिशनल कंजप्शन के लिए गुड Y का कितना सेक्रीफाइस करेगा। एक बार लैंग्वेज में सुनिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन is the rate at which consumer is ready to sacrifice good Y for every additional unit of good X. I repeat, marginal rate of substitution is the rate, क्या है ये, rate है, the rate at which consumer is willing to sacrifice, चाहता है वो good Y for every additional unit of good X। वो गुड एक्स की हर एडिशनल यूनिट के लिए गुड वाई का जिस रेट पे सेक्रीफाइस कर रहा है उस रेट को एमआरएस कहते हैं। आईसी के केस में ये एमआरएस कैसा है, डिक्रीजिंग है, रेट डिक्रीजिंग है ना। एवरी टाइम ही इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस यूनिट ऑफ गुड वाई फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। रीजन बताइए मुझे, व्हाई इज दिस एमआरएस फॉलिंग, क्यों डिक्रीजिंग है, क्यों कंज्यूमर एक्स की एडिशनल यूनिट के लिए वाई का लेस एंड लेस सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, बिकॉज एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स इज ऑफरिंग मी लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन। एक आइसक्रीम खाई तो दूसरी वाली कंपैरेटिवली कम अच्छी लगेगी, फिर थर्ड खाई तो और कम अच्छी लगेगी, तो मैं अपना सेक्रीफाइस भी कुछ कम करना चाहूंगी। सबको समझ में आया। तो आईसी के केस में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है, डिक्लाइनिंग होता है। इस डिक्लाइनिंग एमआरएस की वजह से ही आईसी कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स के पीछे रीजन क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप। स्लोप का नाम क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, भूलेंगे तो नहीं, ये डिक्रीजिंग है। ये क्या इंडिकेट करता है, अगर आपको लिख दे डिक्रीजिंग एमआरएस इंडिकेट्स और 4 ऑप्शन दे दे तो सही आंसर होगा डिक्रीजिंग एमआरएस इंडिकेट्स दैट consumer is ready to sacrifice less and less unit of good Y for every additional unit of good X. गुड X की हर एडिशनल यूनिट के लिए वो Y का लेस एंड लेस सेक्रीफाइस करना चाहता है। इज इट ओके टू एवरीवन सिटिंग इन माय क्लास? एक कंडीशन में एमआरएस निकाल के बताऊं, क्या लिखूं यहाँ पे, 1:2, यहाँ ये टेबल बना लो, आपका होमवर्क है इसका डायग्राम बना के लाना। इसका डायग्राम बना के लाओगे और फिर शेप बताओगे कैसी शेप आ रही है, ठीक है, बना के लाओगे फिर चेक करेंगे। आपको ये डायग्राम को इसको प्रेजेंट करना है डायग्राम के फॉर्म में और फिर देखना है आपका डायग्राम या तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा या हो सकता है स्ट्रेट लाइन आ जाए। तो हम देखेंगे कैसा आ रहा है और कल उसके पीछे रीजन समझेंगे। एक और टेबल बनवा रही हूँ, जल्दी से ये बना के इरेज करो। हाँ, अभी एक और टेबल बनानी है, इसका स्लोप तो निकाल ही लिया हमने,
एक और टेबल बनानी है अभी हमें, ये बना लिया सभी बच्चों ने। ये इंक्रीजिंग स्लोप है। हम जब डायग्राम बना लेंगे तो हम समझेंगे अगर बाय चांस स्लोप इंक्रीजिंग रहा तो कर्व की शेप कैसी रहेगी, एमसीक्यू में आ सकता है। नेक्स्ट बनाइए, हटा दूं, चलिए यहां लिखिए 12, 10, 8, 6, 4। हाँ, अगर ये कांस्टेंट रहती है तो क्या आता है वो हम बना के देखेंगे इसे। अगर सिंपल आईसी का स्लोप पूछे तो डिक्रीजिंग होता है, पर एक्सेप्शनल सिचुएशंस है ये, तो ये होती नहीं है वैसे, पर इसके पीछे का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो कर्व कैसा रहेगा। स्लोप क्या लिखूं? एक और इसमें यूनिट ऐड कर लीजिएगा 6, और यहाँ लिख दीजिएगा 2, और यहाँ वापस ऐड कर दीजिए। इसका भी ग्राफ बना के लाएंगे और इससे पहले वाले का भी ग्राफ बना के लाएंगे। ग्राफ बनाने से हमें पता चलेगा एक सिचुएशन में हमारा ग्राफ कॉन्वेक्स आता है, एक में कॉन्केव आता है, एक में स्ट्रेट लाइन आता है। तो तीनों में हम देखेंगे ताकि हम बहुत आराम से सभी एमसीक्यूज के आंसर कर पाए। ठीक है मैम, आपने स्लोप में क्या लिखा? 2:1। हाँ 2:1 पूरी टेबल में। पास में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा MRS इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। अब आपका आज का टास्क है ये पूरा कवर करना, क्योंकि कल हम बजट लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में इसको थोड़ा सा डिस्कशन में लेके फिर हम बजट लाइन वाला पूरा कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में चैप्टर वाइंड अप हो जाए। चलिए मिलते हैं आप सबसे कल।